हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नीरज जोशी ईडीओ में। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, आज से हम शुरू कर रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, सेकंड चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, थर्ड इज रिड्यूस जेंडर बायस एंड फोर्थ इज प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। अब हम जान लेते हैं पहले ऑप्शन 2, 3 और 4 गलत क्यों है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को यह दर्शाता है। गलत क्यों है? विकल्प 2 जो है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। यह इसलिए गलत है क्योंकि यह कथन पुरानी सोच को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि उसे दोहरा रहा है। और जो ऑप्शन 3 है, यह भेदभाव को कम करता है। नहीं, क्योंकि यह भेदभाव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4, यह लड़का लड़की के बीच समानता को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता है। ऑप्शन नंबर 1 है क्योंकि समाज में महिला और पुरुषों के पहले से ही कुछ पारंपरिक धारणाएं, नियम बना दिए जाते हैं। जैसे लड़कियां कमज़ोर या भावुक होती हैं और लड़के मजबूत होते हैं और रोते नहीं हैं। इसलिए ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा में। ऑप्शन 1, अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। सेकेंड नंबर, द एम्फेसाइज शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, स्टूडेंट्स शुड बी लेवल्ड ऑन बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। क्यों? यह जॉन डीवी के विचारों पर आधारित शिक्षा प्रणाली है। इसका मुख्य मानना है कि बच्चे करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। इस व्यवस्था में बच्चा केंद्रित होता है, मतलब बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को केंद्र में रख के एजुकेशन उसके हिसाब से या जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से डेवलप किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों गलत क्यों हैं? ये गलत इसलिए हैं क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यक्रम लचीला या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से बदला जा सके। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों प्रतिस्पर्धा पर बल देना, ये भी एक गलत ऑप्शन है। यह इसलिए गलत है क्योंकि बच्चों में आपसी होड़ कंपटीशन के बजाय सहयोग से सीखने, कोलैबोरेटिव लर्निंग पर जोर देना चाहिए। ये नहीं कि आप आपस में ही कंपटीशन करने लग जाओ। ऑप्शन नंबर 4 ये इसलिए गलत है क्योंकि बच्चों पर कमज़ोर या तेज़ का टैग लगाना उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको हर्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why and how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will। क्वेश्चन ये है कि एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत देना और इशारे जैसे कि क्या, क्यों और कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या दर्शाती है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1, डिमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 2, एक्ट एज ए स्काफोल्ड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन नंबर 3, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी। ऑप्शन नंबर 4, बाय मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। जब कोई बच्चा किसी काम को करने में अटक जाता है या संघर्ष करता है तो शिक्षक या किसी बड़े द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद, टेम्पररी हेल्प, संकेत या इशारों को वाइगोत्स्की ने स्काफोल्डिंग कहा है।
यहाँ पे टीचर उन्हें पूरा आंसर बताने की बजाय सिर्फ उन्हें कुछ संकेत दे रही है, तो ये बच्चों को खुद सोचने में मजबूर करेगा और उनके लर्निंग का जो बेस है उसे और मजबूत करेगा। मैं ऑप्शन 1, 3 और 4 गलत क्यों है? ऑप्शन 1 इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे ऐसी किसी मदद से जो है डीमोटिवेट नहीं होते, उनका जबकि उत्साह बढ़ जाता है, उनको अंदर से ये लगता है कि हाँ चलिए अब हम कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे को पीछे हटने में मजबूर नहीं करती, ठीक है, और ये बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये सब इसका फोल्डिंग वगैरह। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है क्योंकि प्रक्रिया सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है और अर्थपूर्ण होती है, यह अर्थहीन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हम चारों कथन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 2, स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3, एंड फैमिली इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ऑप्शन नंबर 4, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। अब यहाँ पे हम एक बात जान लेते हैं, समाजीकरण क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के नियम, मूल्य और रीति रिवाजों को व्यवहारों को सीखता है। बच्चा जन्म में सबसे पहले अपने परिवार के ही संपर्क में आता है, तो फैमिली तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी या पहले कारक, तो प्राथमिक कारक तो फैमिली ही है। द्वितीय में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बाहरी दुनिया में कदम रखता है, तो वो अपने स्कूल, अपने दोस्तों, पीयर्स माने दोस्त, आपके सह संबंधी, सहपाठी वगैरह, और मीडिया के संपर्क में आता है। तो स्कूल और मीडिया समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार इस समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 गलत क्यों है ये भी जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 गलत इसलिए है क्योंकि इसमें स्कूल को प्राथमिक और दोस्तों को द्वितीयक कहा गया, जबकि स्कूल और दोस्त दोनों ही द्वितीयक कारक में आते हैं। ऑप्शन नंबर 3, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का, इसमें इन्होंने थर्ड ऑप्शन में फैमिली को सेकंड कारक बना दिया और पीयर्स को फर्स्ट, जबकि ये भी गलत है, उल्टा होना चाहिए। परिवार प्राथमिक कारक है और समकक्षी द्वितीय कारक है। ऑप्शन नंबर 4, फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये भी गलत है, सिर्फ मास मीडिया सेकेंडरी है, फैमिली प्राइमरी है। ओके, नाउ कमिंग टू 5th क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस बात पे जोर देता है? ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट IQ कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन अदर डोमेन्स। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर 3, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर नो इंटेलिजेंस डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं हैं। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये ठीक क्यों है? ये जो सिद्धांत है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, यह हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। हार्वर्ड लिख भी देता हूँ, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि इसके कई अलग अलग प्रकार रूप हो सकते हैं।
गार्डनर के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल, संगीतीय बुद्धि, म्यूजिकल, शारीरिक बुद्धि, काइनेस्थेटिकल। अब बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत इसलिए है क्योंकि गार्डनर जो है कागज़ पेंसिल टेस्ट या सिर्फ आईक्यू स्कोर को बुद्धि का सही पैमाना मानते ही नहीं थे। हावर्ड गार्डनर जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता सभी आयाम में बुद्धिमत्ता को निर्धारित करती है। ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कोई व्यक्ति गणित में बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं कि संगीत या खेल में भी उतना ही अच्छा हो। सभी बुद्धिमत्ताएं स्वतंत्र होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है कि हर इंसान की बुद्धि का स्तर और प्रकार अलग अलग होता है। इसके और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि कोई बुद्धि जो है विभिन्न नहीं होती, सब सेम होती है। ऐसा नहीं होता। सबकी बुद्धि, सबका अपना पढ़ने का तरीका, सबका बोलने का तरीका, सबका जीने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। According to Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because others approve it represent dash stage of morality. लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है प्री कन्वेंशनल, प्रथा पूर्व, कन्वेंशनल इस प्रथागत, पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर प्रथागत, फॉर्मल कन्वेंशनल, अमूर्त संक्रियात्मक। इसका जो आंसर है दैट इज कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत। ये क्यों ठीक है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट में अपने 3 लेवल बताए थे और तीनों लेवल में 2-2 स्टेज थे। टोटल 6 स्टेजेस में बताया गया था। तो ये वाला जो सिद्धांत के अनुसार ये जो कथन है ये यहाँ फिट बैठता है। और क्यों फिट बैठता है? क्योंकि नैतिक विकास का दूसरा स्तर है। इस स्तर पर बच्चे के लिए नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज, परिवार या दूसरे लोग उसके व्यवहार के बारे में क्या सोचते हैं। वह समाज के नियम और दूसरों की मंजूरी के अनुसार काम करता है। ये उसमें फिट बैठ गया आपका। अगर आप अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, गुड बॉय, गुड गर्ल ओरिएंटेशन जो 3rd स्टेज आती है 2nd लेवल में। ऑप्शन नंबर 1, 3rd एंड 4th गलत क्यों है? ये इसलिए गलत है, इससे पहले इस पहले स्तर पर बच्चा केवल सज़ा से बचने या इनाम पाने के लिए नियम मानता है, दूसरों की सामाजिक स्वीकृति के लिए नहीं। ठीक है। टेस्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब दंड और उसी के सिद्धांत के हिसाब से चलने वाला। ठीक है, आगे का पालन करने वाला। दंड मिलेगा तो आगे का पालन करेगा। और सेकंड वन है संज्ञानात्मक सापेक्षवादी, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तू जैसा करेगा वैसे करेगा, तू मेरा काम करेगा मैं तेरा काम करूँगा, सिंपल। ऑप्शन नंबर 3 पोस्ट कन्वेंशनल। इस सर्वोच्च स्तर पर व्यक्ति समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के आंतरिक लोकतांत्रिक और मानवीय सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेता है। मतलब खुद के एथिक्स हैं, यूनिवर्सल जो एथिक्स हैं। पोस्ट कन्वेंशनल जैसे देख रहा है वैसे सीख रहा है, सिंपल। ऑप्शन नंबर 4 अमूर्त संक्रियात्मक। फॉर्मल कन्वेंशनल जो है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चरण है, कोलबर्ग के नैतिक विकास का नहीं, तो ये वैसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Question number 7. Lev Vygotsky's social cultural perspective of learning emphasize importance of dash in the learning process. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शंस हैं, पहला कल्चरल टूल्स सांस्कृतिक उपकरण, सेकंड एट्रीब्यूशन गुणारोपण, तीसरा है मोटिवेशन अभिप्रेरणा, चौथा है इक्विलिब्रेशन संतुलीकरण। करेक्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल्स। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उसके अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की प्रक्रिया में समाज की संस्कृति, भाषा, किताबें, कंप्यूटर और पारंपरिक तौर तरीके सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है।
बाकी दो तीन ऑप्शन जो है गलत क्यों है? सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, तो सांस्कृतिक उपकरणों से ही सीखेगा बच्चा, मोटिवेशन से नहीं सीखेगा। और इक्विलिब्रेशन जो है जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित, तो वाइगोत्स्की से वैसे ही नहीं है, ठीक है। और गुणारोपण तो वैसे भी नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ डैश। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। पहला है साइकोलॉजिकल टूल्स, मनोवैज्ञानिक उपकरण। दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। फोर्थ है स्कीमाज, स्कीमा या मनोबंध। करेक्ट ऑप्शन है स्कीमा या मनोबंध। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संरचना यानी हमारे दिमाग में जानकारी के पैकेट या बक्सों को स्कीमा का नाम दिया। जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से मौजूदा ज्ञान का एक ढांचा या मानसिक संगठन है जिसके आधार पर हम किसी वस्तु या परिस्थिति को पहचानते और समझते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज 4। बाकी तीन गलत क्यों हैं? पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरण, यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। सेकंड वन इज उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, यह व्यवहारवादी जैसे थॉर्नडाइक या पावलोव का विचार है, जीन पियाजे का नहीं। ऑप्शन नंबर 3 समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये लेव वाइगोत्स्की का ही एक प्रत्यय आता है, जैसे स्काफोल्डिंग, ZPD एंड MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये ZPD वहाँ से लिया गया है लेव वाइगोत्स्की, तो ये तो वैसे ऑप्शन में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज 4 स्कीमा। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज डैश। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच का विकास। ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रेशन इन थॉट, विचार सोच में केंद्रित। ऑप्शन नंबर 3 हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर 4 एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट्स, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रेशन इन थॉट्स, विचार सोच में केंद्रीकरण। की डिटेल में अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। केंद्रीकरण क्या है? इस अवस्था में बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता या सीमा यह होती है कि वह किसी वस्तु या परिस्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। तो और बाकी के महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है जो भी बाकी के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उनको अनदेखा कर देता है। जैसे ही वो लंबे और चौड़े गिलास में बराबर मात्रा पानी रखा जाए तो बच्चा लंबे गिलास में ज़्यादा पानी बताएगा। ये एक बेसिक्स एग्जांपल है जो हर जगह दिया जाता है। और क्योंकि उसके लिए लंबाई जो है वो ज़्यादा डेंसिटी वाला चीज़ है, तो वो नहीं देख रहा कि दोनों लीटर वाइज या क्वांटिटी वाइज सेम है, सिर्फ ये देख रहा है जो चीज़ बड़ी है उसमें ज़्यादा सामान आएगा, सिंपल। ऑप्शन 1, 3 और 4 इसलिए गलत हैं क्योंकि पहला और जो तीसरा है अमूर्त सोच और परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ये दोनों विशेषताएं पियाजे की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर में आती हैं। और ऑप्शन 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट्स, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये क्षमता तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष में आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1 डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन नंबर 2 डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, विकास बहुआयामी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4
विकास बहुआयामी होता है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन अगर इसका हम देखें, मानव विकास का प्रमुख सिद्धांत ये होता है कि वह एक बहुआयामी होता है, लाइक मल्टी डायमेंशनल होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, ये कई अलग अलग पहलुओं में होता है और एक साथ चलता है सब। जैसे कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, आपने वो तो सुना ही होगा, PCSNE, लाइक फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। और ये सब के सब एक दूसरे में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। पहला वाला गलत क्यों? विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। सभी संस्कृति, सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं और संस्कृतियाँ भी अलग अलग हो सकती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं समान हो सकता। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय में होने वाली लर्निंग से ही विकास होता है? नहीं, आप बाहर अपने परिवार और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं, उससे भी विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि विकास जो सिर्फ बाल्यावस्था तक नहीं होता, ये आपके गर्भ से कब्र तक, वोम टू टूम चलता, जो कि लगातार चलता रहता है जब तक आप व्यक्ति जीवन लेने से लेकर मृत्यु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये चलता ही रहता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलिसेंस इज, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन नंबर 1 सेंसरी, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन नंबर 2 abstract, सेंसरी, कंक्रीट, अमूर्त, सांवेदिक एंड मूर्त। थर्ड इज कंक्रीट, abstract, सेंसरी, मूर्त, अमूर्त, सांवेदिक। फोर्थ इज abstract, कंक्रीट एंड सेंसरी, अमूर्त, मूर्त और सांवेदिक। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सेंसरी, मूर्त एंड अमूर्त, सेंसरी, कंक्रीट एंड abstract। विकास का क्रम जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों का मानसिक और संज्ञानात्मक विकास हमेशा सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। यह जीन पियाजे के चरणों में भी अनुकूल है, मतलब जीन पियाजे के चरणों में भी ये के अनुकूल है ये। लाइक सांवेदिक में, सेंसरी में जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा अपनी इंद्रियों, आँख, कान, नाक और स्पर्श करके गामक क्रियाओं से सीखता है। देन फिर आता है मूर्त, कंक्रीट, बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। यह इस एज में बच्चा उन चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है और उसके समय प्रत्यक्ष मूर्त रूप से मौजूद जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनके बारे में सोचना शुरू करता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, किशोरावस्था में बिना सामने मौजूद चीज़ें, काल्पनिक और अमूर्त चीज़ें जैसे दर्शन, न्याय, भावनाएं, इन सब पर भी गहराई से सोचना शुरू करता है। ये 11 वर्ष से ऊपर की बात है। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस था कि इस सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है बच्चे का, सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 1। Now coming to question number 12. Individual differences in a progressive classroom should be treated as, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 ए हिंड्रेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। ऑप्शन नंबर 2 ए फेलियर ऑन पार्ट ऑफ टीचर, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। ऑप्शन नंबर 3 क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन नंबर 4 इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। पहली बात, इसका करेक्ट ऑप्शन जान लेते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए है क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति, रुचि, बुद्धि और पृष्ठभूमि एक दूसरे से अलग होती है। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों की इन विभिन्नताओं की कोई कमी या बाधा नहीं माना जा सकता, ठीक है, हिंड्रेंस नहीं हो सकता, बल्कि शिक्षक इसका उपयोग अपनी लेसन प्लानिंग को और बेहतर और बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कर सकता है, ताकि उस बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से बताया या सिखाया जा सके। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज का है वो बच्चे को सेंटर में रख के चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, हमको बच्चे के हिसाब से बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फसाइज should be on, option number 1 performance oriented goals, option number 2 undifferentiated instructions,
ऑप्शन नंबर 3 is segregation on of students based on their social identity. Option number 4 providing opportunities aiming at maximizing potential of individual children. प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अभिवेदी समरूपी निर्देश, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स। समावेशी कक्षा का मतलब लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका मतलब एक ऐसी क्लास है जहाँ हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो सामान्य हो, दिव्यांग हो, किसी भी जाति, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा का जो मेन मोटो है या मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा में डाइवर्सिटी का सम्मान किया जाएगा किसी भी क्लास के अंदर, और हर बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता और खूबियों को पहचान कर उसे आगे बढ़ने और सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि अच्छे नंबर या रैंक लाने पर जोर देना इंक्लूसिव एजुकेशन के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि सभी बच्चे को एक ही लाठी से हाँकना, एक जैसा ही तरीका अपनाना गलत है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए हमें डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए बच्चों को। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे को उनकी जाति या समाज के आधार पर अलग अलग बैठाना है, बांटना, सेग्रीगेशन, अलगाव, ये सब पूरी तरह से गलत और अमानवीय है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14. According to Right of Persons with Disabilities Acts 2016, which of the following term is appropriate to use? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1 रिटार्टेड स्टूडेंट, मंदित छात्र। ऑप्शन नंबर 2 हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, विकलांग छात्र। ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता है। ऑप्शन नंबर 4 स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, क्योंकि यह है बहुत ही संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा के उपयोग पर बल देती है। अब जो है व्यक्ति पहले दृष्टिकोण, लाइक पर्सन फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करना है। लाइक किसी भी छात्र को उसकी अक्षमता से संबोधित करने को जाए, पहले उसे एक छात्र या व्यक्ति के रूप में, पहले उसे इंसान के रूप में देखो। पहले आप उसका वो दिव्यांग है जैसा भी है, वह पहले एक मनुष्य है, फिर एक छात्र है। उसकी दिव्यांगता सिर्फ एक पहचान का केवल एक हिस्सा है, उसका परमानेंट नहीं बना सकते। मंदित छात्र, रिटार्डेड स्टूडेंट, ये मेंटली रिटार्डेड जैसे शब्द अपमानजनक माने जाते हैं और बच्चों के मनोबल को ठेस पहुंचा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन विकलांग छात्र, विकलांग या हैंडीकैप शब्द पुरानी शब्दावली है। भारत सरकार ने इसके स्थान पर सम्मान सूचक शब्द दिव्यांग यानी कि डिवाइन बॉडी के प्रयोग को अनिवार्य किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है। अशक्त या क्रिपल्ड शब्द भी नकारात्मक और संवेदनशील है, जिसका उपयोग कानून और नैतिक रूप से तो वर्जित ही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यूज़ मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 2 यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजिकल अप्रोचेस, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर 3 डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन नंबर 4 प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। हमें ये नहीं करना कि हमें बहुत ही जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना चाहिए, बच्चा एकदम पगला जाए सब देख के, नहीं, वो नहीं करना। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागॉजी एंड असेसमेंट इज़ नॉट शुड बी डन बाय अ टीचर। बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है हमारे टीचिंग मेथड्स में। ऑप्शन 1, 2 और 3 इसलिए गलत हैं क्योंकि ये एक अच्छे तरीके हैं, इनसे बच्चा सीख सकता है,
क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके हिसाब से शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें जटिल नहीं बनाना है, बहुत इजी बनाना है। जैसे कि फर्स्ट में बताया गया है हम देखने और सुनने की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेकंड में बताया गया है कि हम अलग अलग लर्निंग के लिए लर्निंग बाय डूइंग ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चा और जल्दी सीखेगा। और जैसे कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना इंडिविजुअलाइज एजुकेशन बनाना चाहिए, मतलब हम हर बच्चे के हिसाब से अपने डिफरेंशिएट अपने अलग अलग लर्निंग मेथड्स बनाएं ताकि बच्चे के सीखने में और हेल्पफुल हो। हमें रिजिड नहीं बनाना है, बस बच्चे के लिए जटिल हो, समझना ही मुश्किल हो जाए, वो सब नहीं करना हमने। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। स्टेट टीचर शुड नॉट प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 लो कंप्रेhension, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता। ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ऑप्शन नंबर 3 हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। ऑप्शन नंबर 4 इन अटेंटिवनेस, असतर्कता। तो इसका करेक्ट आंसर है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। अब ये क्यों ठीक है, उसके लिए पहले जानते हैं सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता का अर्थ है कुछ नया, अनोखा और उपयोगी सोचना या बनाना, जैसे कि नए विचारों को जन्म देना। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? आपका जो राइट ब्रेन है वो बहुत ही क्रिएटिव है। म्यूज़िक और कोई भी नई चीज़ अगर हम इन्वेंट करते हैं, और जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो कोई सी भी चीज़ का जटिल से जटिल चीज़ भी अगर होगी या कोई भी नॉर्मल भी चीज़ है तो उसका ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो कोई भी नहीं समझ सकता कि ऐसे भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 तो इसलिए गलत हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में हमें बताया गया कम परिज्ञानता, लाइक बोधगम्यता। कम समझ होना सृजनात्मकता का लक्षण हो ही नहीं सकता। सृजनात्मकता बच्चों की अच्छी समझ होती है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 अति सक्रियता और असतर्कता ये इसलिए गलत है क्योंकि दोनों लक्षण मुख्य रूप से ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर आती है। ये वह पीड़ित बच्चे होते हैं जहाँ बच्चा एक जगह पर टिक के बैठे नहीं पाता, उसका ध्यान भटकता रहता है, मतलब कभी कुछ ADHD की प्रॉब्लम अगर आपने सुनी हो तो ये उसके अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 अति सक्रियता, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को डैश। फर्स्ट वन इज अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ऑप्शन नंबर जो इसमें करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। कक्षा में अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति से जो अलग अलग जगहों से बच्चे आते हैं, एक जो अच्छा शिक्षक होगा वो पढ़ाते समय किसी एक समूह के बजाय अलग अलग संस्कृति और कहानियों और परिवेशों से एग्जाम्पल्स शामिल करेगा, क्योंकि इससे बच्चा क्या पर्सनल टच जो फील करता है उससे, और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं सबके सब ना, तो सब इंटरेस्ट ले लेके पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 इसलिए गलत है क्योंकि पहला ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालना, नहीं टालना है आपको। बच्चों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बढ़ानी है, इसे टालना नहीं है। बच्चे आपस में ग्रुप बनाएं, बच्चे आपस में सब मिलजुल के आगे बढ़ें, साथ साथ पढ़ें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, नहीं। मानकीकृत जो टेस्ट होते हैं सभी बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए समावेशी शिक्षा में लचीला आकलन, फ्लेक्सिबल असेसमेंट होना चाहिए। असेसमेंट जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए सब बच्चों के, ये नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओगे बच्चों के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है, हमें ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाओं
जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, उनके कथनों को। ये शिक्षा के उद्देश्यों के ही विपरीत है ये चीज़। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर 2, इंकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर 3, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर 4, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैसे उतरेंगी? जितना हम अपने एनालॉजीज, समरूपों का जो इस्तेमाल है उसको बढ़ावा देंगे, जितना हम एनालॉजीज का यूज़ करेंगे, जितना हम अपने समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, लाइक जितना हम थिंकिंग करेंगे, अपनी थिंकिंग एबिलिटी जितनी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी। हम किसी समस्या को समझकर उसके सही और नए समाधान खोजने की योग्यता को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम किसी पुरानी सेम उससे मिलती जुलती किसी पुरानी समस्या और उसके समाधान की तुलना करेंगे तो बच्चा क्या समान परिस्थितियाँ पैटर्न्स को पहचानने लगता है, तो वो उससे जटिल समस्या को आसानी से सुलझा लेता है। इसलिए समरूपों के प्रयोग को बढ़ावा देना है हमें। जैसे कि सेम हमने कोई कंडीशन का क्वेश्चन दे दिया कि इसको ऐसे ऐसे इसमें सुधारा गया, तो इसका ये तरीका हो सकता है, तो बच्चा वैसे ही कोई कंडीशन उसके सामने आएगी तो रियल लाइफ में भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। इसलिए एनालॉजीज का सहारा लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि लगातार एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, ड्रिल करना, केवल रटने रोट जो एबिलिटीज़ है उसको हम नहीं बढ़ावा देंगे, क्योंकि इससे बच्चा जो है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर ही नहीं दे पाएगा, कभी विकास ही नहीं होगा, बस दोहराया जाएगा। नहीं, हमें दोहराना नहीं है उस चीज़ को, हमें प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। हमें बच्चे की जो तर्क करने की, समस्या समाधान की जो क्षमता उसे मजबूत करना है। और ऑप्शन नंबर 2, हमें किसी भी सॉल्यूशन के लिए किसी फिक्स समस्या को हल करने के लिए किसी कठोर या पहले से तय फिक्स नियम जो होते हैं उस पर अड़े रहना बच्चे के जो क्रिएटिविटी उसको रोक सकता है, हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को रोक सकता है। हमें बच्चे को फ्लेक्सिबल बनाना है। समाधान के कई तरीके हो सकते हैं किसी भी एक चीज़ के, कहीं भी एक पॉइंट पे जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। आप अगर कोई इस पॉइंट पे जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, 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 कोई ऐसे जाएगा, मतलब कोई भी हो, एक पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपके बहुत सारे रास्ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, डर तो बिल्कुल ही पैदा नहीं करना है यार। मतलब बच्चा सीखेगा और मतलब बच्चे की तनाव हो जाएगा, बच्चा अगर डर गया ना तो बहुत एकदम टेंशन में आ जाएगा बच्चा, तो कैसे पढ़ेगा वो? जब पढ़ेगा नहीं तो सीखेगा ही नहीं, वो सीख ही नहीं पाएगा इतने तनाव में। तो ऑप्शन नंबर 3, हमें एनालॉजीज, समरूपों, सेम कंडीशंस के जो इस्तेमाल है उन पर बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 19, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, पनिशिंग द चाइल्ड, बच्चे को दंड देकर। ऑप्शन नंबर 2, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ऑप्शन नंबर 3, गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रंस, बच्चों को बहुत ही आसान क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन नंबर 4, फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन। पहले तो हम जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड। अब ये क्या है? मोटिवेशन टू लर्निंग, इसका अर्थ है बच्चे में सीखने की इच्छा, प्रेरणा को लंबे समय तक बनाए रखना। मतलब बच्चे के अंदर मोटिवेशन बना रहे, हाँ भाई मुझे सीखना है। क्या होता है कि जब बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को लेकर अच्छे नंबर या रैंक लाने के लिए नहीं, उसे गहराई समझने या उस पर महारत हासिल करने के लिए, अपनी योग्यताओं को सुधारने के लिए सीखता है, तो इस तरह के जो लक्ष्य होते हैं उस पर बच्चा ध्यान केंद्रित करने से बच्चे में सीखने की एक इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, लाइक आंतरिक प्रेरणा हमेशा ही बनी रहती है। अब बाकी के 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं?
बच्चे को दंड देकर सिखाना नहीं, दंड या सज़ा देने से बच्चे में डर पैदा होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जैसे देखा था, हमें बच्चे में डर पैदा नहीं करना, उससे मोटिवेट करना, प्रेरणा देनी है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है, कम नहीं करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए गलत है, यदि काम बहुत ज़्यादा आसान होगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे और उन्हें सीखने की इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी। काम हमेशा उनकी क्षमता के अनुसार चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग देना चाहिए ताकि बच्चा सीखे, कुछ क्रिएटिविटी लाए दिमाग में, फ्लेक्सिबल हो थोड़ा। और रोट मेमोराइजेशन, यंत्रवत याद करना, हमें बिल्कुल ही रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी। शेम हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, शेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन नंबर 3, शेम इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। शर्मिंदगी बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शेम शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर 2, बच्चे के कॉग्निशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब कॉग्निशन और शर्मिंदगी को जान लेते हैं। संज्ञान का मतलब है हमारे सोचने, समझने, ध्यान लगाने और याद रखने की मानसिक क्षमता। शर्मिंदगी या इसे ग्लानि भी बोलते हैं, एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है। तो शर्मिंदगी तो बच्चे के लिए बिल्कुल ही बेकार है। हमें जब भी कोई बच्चा कक्षा में शर्मिंदगी, अपमान महसूस करेगा तो उसके दिमाग में तनाव आ जाएगा। इससे उसकी सोचने समझने की क्षमता ही रुक जाएगी, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वह ध्यान ही नहीं लगा पाएगा, खुद को अपने से बिल्कुल मतलब बाकियों से अलग सोचेगा। तो हमें संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें और इस शर्मिंदगी का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसीलिए गलत हैं क्योंकि इमोशंस और संज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बच्चा एकदम ही अपने आप को हीन समझेगा, उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, तो उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देनी है। और शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार बिल्कुल नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे कि पहले बता चुका है, बच्चे को कभी भी शर्मिंदगी पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेगी और वो उस पढ़ाई से दूर भागेगा, पास नहीं आएगा उस पढ़ाई के। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। ऑप्शंस हैं रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। ऑप्शन नंबर 2, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 4, इमिटेशन एंड रिपीटेशन, अनुकरण या नकल या दोहराना, जो भी आप कहें। इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आपने एक टर्म सुनी होगी, मीनिंगफुल लर्निंग। शिक्षण और सीखने, टीचिंग लर्निंग का सबसे बेहतरीन और असरदार तरीका वह होता है जहाँ बच्चा रटने के बजाय चीज़ों को गहराई से समझे। बच्चे को जब कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो टीचिंग का मतलब क्या है? फिर कॉन्सेप्ट ही समझ में ना आए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि जब बच्चा अलग अलग कॉन्सेप्ट और विचारों के बीच आपसी संबंध या लिंक खोजना, मतलब आपस में जोड़ना सीख जाता है ना, तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इससे उसका ज्ञान एकदम फिक्स हो जाता है और वो एकदम स्थायी है। वह सीखी गई बातों को वास्तविक जीवन में उपयोग कर पाएगा, मतलब रियल लाइफ में भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है फिर वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसलिए गलत है। रोट लर्निंग को बढ़ावा देना, उससे उसकी समझ बिल्कुल विकसित नहीं होगी। गहराई से समझना, क्यों और कैसे, ये क्वेश्चन करना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और नकल दोहराना, ये केवल ये तो बच्चे को रोबोट बना देगा। बिल्कुल ही रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, आप भूल जाओगे बच्चे को रटवाना है आपने, बिल्कुल नहीं रटवाना, गलत चीज़ है बच्चे के लिए। ये बच्चा सिर्फ अपना दिमाग कभी लगाएगा नहीं, सिर्फ नकल करता रह जाएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना ही सीख पाएगा। नकल तो बिल्कुल नहीं करनी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस errors made by students on given task because
एक अध्यापिका को या एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, शी कैन या और ही कैन डिसाइड डिग्री ऑफ, टीचर कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 3, ही और शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटि करने वाले छात्र को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, मतलब बच्चों के सेग्रीगेशन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग इज़ सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इस त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। त्रुटियाँ, गलतियों का महत्व क्या है? आधुनिक जो मॉडर्न चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ठीक है, वो बच्चों द्वारा जो गलती होती है उसमें लर्निंग प्रोसेस का एक मेन हिस्सा है बच्चों की जो गलतियाँ हैं, और उससे ही पता चलता है कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है। टीचर को बच्चे की गलतियों का एनालिसिस इसलिए करना चाहिए ताकि वो समझ जाए कि बच्चा कहाँ अटक रहा है उससे, और वो क्या सोच रहा है, और वो क्या सीख रहा है, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है, और उसके आगे उसका टीचिंग मेथड्स में आगे क्या चेंजेस करने चाहिए कि बच्चा और अच्छे से सीखे। ये जो प्रोसेस है बहुत ही मीनिंगफुल है। हम बच्चे की गलतियों से समझें और उसे समझाएं कि वो कैसे आगे और बेहतर कर सकता है या कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि वह दंड की मात्रा निर्धारण कर सकती है, पूरी तरह से गलत है। सज़ा देना, रोट लर्निंग, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नहीं करें, नेगेटिव चीज़ें हैं, बच्चे पे गलत असर डालेंगी। गलतियाँ जो है बच्चे की सज़ा देने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सुधारने के लिए होती हैं। तो जहाँ भी गलत करा हमें तो सुधारना है, सज़ा नहीं देनी है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की उनकी गलतियों और अच्छाइयों के आधार पर सेग्रीगेट करना, ये मॉडर्न एजुकेशन के जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। ये बहुत ही एक नैरो माइंडेड सोच है, या एक बहुत ही संकीर्ण है, क्योंकि यह एक ब्रॉड प्रोसेस है टीचिंग। इसमें गलतियाँ करके ठीक करने तक सीमित नहीं, बल्कि नए अनुभव और समझ के निर्माण से जुड़ा है। हम क्या नया अनुभव करते हैं और क्या हम नया समझा सकते हैं, उससे क्या नया निर्माण होगा बच्चे का, ये उससे जुड़ा हुआ है। गलती करे बच्चा, उसे सिखाओ, ये नहीं कि उसे डांट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। ऑप्शन नंबर 1, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ऑप्शन नंबर 2, दे आर इंस्ट्रिंसिकली मोटिवेटेड, वे आंतरिक रूप से भी प्रेरित हों। ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन नंबर 4, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करना। बच्चे के लिए पढ़ना कब कठिन होगा? जब हम ज्ञान को जो भी हम उसे सिखा रहे हैं बिना कोई संबंध दर्शाए हम अलग अलग टुकड़ों में उसको पढ़ाएंगे। डिस्कनेक्टेड चंक्स अगर हम रख देंगे उसके सामने तो उसका मतलब ही नहीं जान पाएगा, ना वो किसी चीज़ को लिंक कर पाएगा, ना उसे समझ पाएगा। तो उसे समझने में, याद करने में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो कठिनाई तो सीखने में इसी वजह से आएगी। दे रहे हैं वो सब का सब एक ही साथ दें, एक ही साथ नहीं, ये नहीं कि सारा आज ही पढ़ा देना, हमें उसे सब चीज़ें लिंक करते हुए लेके चलना है। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 के हिसाब से बच्चा जब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लाइक आंतरिक अंदर से जब वो मोटिवेटेड होता है बच्चा, तो बहुत तेज़ी और खुशी सीखेगा। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, लर्निंग इज सोशली कंटेक्चुअलाइज्ड, अगर वो अपने समाज और उसके जो भी समाज है, जहाँ भी जो भी परिवेश में रह रहा है, उससे अगर हम जोड़ के सिखाएंगे तो बहुत ही ईजीएस्ट वे और बहुत ही असरदार तरीके से बच्चा समझेगा। ऑप्शन नंबर 4,
विषय वस्तु को बहरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, मतलब बहुत ही मल्टीपल वेज में हम चीज़ें दिखाएं, उसको कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं उसको चित्र दिखाएं, वीडियो दिखाएं, कहानी बताएं, प्रयोग करें अलग अलग मल्टीपल वेज उसके से बच्चे को पढ़ाएं, तो बच्चे की जो समझ है बहुत मजबूत होती है इससे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बहुत ही कठिन होगा जब बच्चे की सीखने की बारी आएगी। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 1 हाई अराउजल हाई फियर, और उच्च उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन नंबर 2 लो अराउजल हाई फियर, निम्न उत्तेजना उच्च भय। ऑप्शन नंबर 3 मॉडरेट अराउजल और नो फियर, संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। ऑप्शन नंबर 4 नो अराउजल नो फियर, कोई उत्तेजना भी नहीं कोई भय भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अब हम पहले लर्निंग और मेंटल जो स्टेट होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, सीखने के लिए हमारा जो उत्तेजना है उसका स्तर ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होना चाहिए, ना ही हमें बिल्कुल ही उत्साहहीन, बिल्कुल वो भी नहीं होना। हमें एकदम संतुलित उत्साहित होना है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। और भय या जो डर है, कोई भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डर से ना हमारे सोचने की समझने की क्षमता पूरी तरह बाधित हो जाती है। इसलिए सीखने की सबसे बेस्ट स्टेज वही है जहाँ बच्चा ना ओवर एक्साइटेड हो, ना हाई अराउजल हो, ना लो अराउजल हो, मॉडरेट अराउजल हो और कोई फियर ना हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। Constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge. अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन नंबर 1 हैव नो रोल टू प्ले इन, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 आर सोलली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स फॉर, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 प्ले एन एक्टिव रोल है, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स इन, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बच्चे वो कहते हैं बच्चे लिटिल साइंटिस्ट, बच्चे खुद प्रयोग करते हैं, खुद सीखते हैं, वो ज्ञान को रटते नहीं हैं और अपने अनुभव से ही, अपनी खोजबीन से, अपने क्रियाकलाप से ही वो सब कुछ सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन प्ले इन एक्टिव रोल, बच्चा ही एक्टिव नहीं होगा उस चीज़ में तो सीखेगा कैसे? बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, इस संरचना में बच्चे का कोई भूमिका नहीं होती, ये कहना बहुत ही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ऐसे गलत है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। बच्चे किसी और पर डिपेंड रहने की बजाय खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है क्योंकि बच्चा पाठ्य पुस्तकों से पहले अपने खुद के एक्सपीरियंस, अपने आसपास के समाज, सब कुछ देख के, सुन के, टच एंड फील करके जो कुछ सीखता है। पाठ्य पुस्तक तो बाद का बात है ना, पाठ्य पुस्तक तो बाद में आती है। पहले बच्चा अपने आसपास के समाज, अपने माँ बाप, अपने कल्चर से, अपने इनहेरिटेड से, ये सब चीज़ से जो सीखेगा, उसके बाद जाके वो जब समाज में निकलेगा फिर अपने आसपास समाज, टीचर, स्कूल, पीयर्स, इन सब से सीखता है। So option number 3. Now coming to question number 26. Of the following belief is good for learning. अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? Question number 1 ability is improvable. योग्यता सुधार्य है। ऑप्शन नंबर 2 एबिलिटी इज फिक्स्ड, और योग्यता असुधार्य है या अटल है। ऑप्शन नंबर 3 एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, प्रयासों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इफ़ यू डोंट मेक एफर्ट्स यू डोंट मेक एनी डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 4 फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, असफलता अनियंत्रित है, आप असफल होते रहेंगे। नो, करेक्ट ऑप्शन इज एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, योग्यता सुधार्य है, आपकी जो योग्यताएं हैं वह सुधारी जा सकती हैं।
क्यों? यह एक सकारात्मक धारणा है। कैरल ड्वेक एक और मनोवैज्ञानिक हैं। इनके माइंडसेट सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए सबसे बेहतरीन सोच यह है कि हमारी बुद्धि या योग्यता कोई स्थिर चीज़ नहीं है, इट्स नॉट फिक्स। जब कोई छात्र मानता है कि उसकी जो योग्यता है, उसका जो एबिलिटी है वो इम्प्रूवेबल है, ग्रोथ माइंडसेट है, तो वह कैसी भी प्रॉब्लम है लाइफ में, कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, वह हार मानेगा ही नहीं। वह जानता है कि सही मेहनत और सही रणनीति और सही अभ्यास से अपनी जो एबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं और अपनी जो सीखने की गति है उसको तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, थर्ड और फोर्थ इसलिए गलत है कि ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है फिक्स माइंडसेट, नो। यह मान लेने से कि एबिलिटी कहीं बदल नहीं सकती, बच्चे प्रयास करना ही बंद कर देंगे और एफर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही निराशाजनक सोच है। प्रयास ही सीखने का मुख्य आधार। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो सीखोगे क्या? एफर्ट्स ही नहीं दोगे तो सीखोगे क्या? एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 4, असफलता अनियंत्रित है, नो। यह असहायता की भावना है, हेल्पलेसनेस, मतलब एकदम ही मजबूर है हमारे। ये बच्चों में असहायता की भावना पैदा करता है, चाहे कुछ भी कर ले सफल ही नहीं हो सकते ना, ऐसा कुछ नहीं है, सफल हो सकते हैं। इफ़ यू मेक एफर्ट्स यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज़ लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स विच एम्फेसाइज ऑन। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? फर्स्ट, कंपटीशंस, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। ऑप्शन नंबर 2, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागॉजी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर 3, बारंबार परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग। इसका करेक्ट आंसर है इंक्वायरी एंड डायलॉग। क्यों? क्योंकि संकल्पनात्मक सोच या समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? इसका मतलब है किसी एक विषय या टॉपिक को रटने के बजाय उसके गहरे अर्थ, सिद्धांत और क्यों और कैसे को पूरी तरह समझना, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, उसे हर तरीके से लिंक करके उसे समझना, ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे किसी विषय पर जब खुद इंक्वायरी या कुछ भी उस पर डायलॉगबाजी या कुछ भी डायलॉगबाजी क्या बोलना, जब बच्चे किसी विषय पर खुद इंक्वायरी करते हैं या आपस में शिक्षक के साथ उसके संवाद करते हैं, डायलॉग एक्सचेंज करते हैं, तो उसके मन में एक संशय दूर हो जाते हैं, जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएगा, उसका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इससे क्या है, उसकी समझ जो है स्थायी बन जाएगी, उसे समझ में आ जाएगा हाँ ये चीज़ ऐसी होती है भाई, क्योंकि वो उस चीज़ पे पूरा क्यों, कैसे, क्यों गलत, क्यों सही, क्यों, ये चीज़ का जानकारी रख के वो अपने ज्ञान को बढ़ा लेता है। कंपटीशंस, प्रतिस्पर्धा करना, ये सब अगर हम आगे जैसे आगे बढ़ने की होड़ करते रहेंगे, 3 इडियट की तरह फर्स्ट आना है करते रहेंगे, तो हम कभी ना समझ पाएंगे ना सीख पाएंगे बस, और कॉम्प्लेक्सिटी और दिमाग में टेंशन बढ़ जाएगी। तो नहीं, हमें दिमाग में टेंशन लेना है, समझ में आएगा अगर हम चीज़ों को लिंक करेंगे, हम चीज़ों को देखेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बारे में वाद विवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे, इंक्वायरीज़ करेंगे, क्यों कैसे करेंगे, तो ज़रूर सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, सिर्फ किताब में लिखी हुई हर बात सही हो ज़रूरी नहीं, हमें वास्तविक समझ भी, हमें जो रियलिटी है उसकी भी समझ भी विकसित करनी है। सिर्फ हम किताबों में ही अगर हम किताब की ही चीज़ सही मान लेंगे तो हम वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, हमारी वास्तविक समझ की विकसित ही नहीं होगी। फिर किताबों तक ही सीमित नहीं रखना अपनी नॉलेज को। बार बार टेस्ट या परीक्षा, फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस, अगर हम करते रहे फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशंस तो बच्चा सिर्फ रटने लग जाएगा, उसे लगता है कि इसका आंसर ये है, लिख दो, ख़त्म करो, मुझे नहीं समझना इसका क्या मतलब है क्या नहीं, बच्चे को अच्छे से समझाना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग अ टास्क, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Lev Vygotsky's idea on language and thought, this kind of private speech is a sign off. तो एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही थी, ठीक है, वह इस कार्य प्रणाली पर प्रगति कर सकती है।
वो अपने आप से बात करे कि यस यू कैन डू इट, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसके अनुसार, चिंतन सोचन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार, वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य प्राइवेट स्पीच क्या कहलाएगी? कॉग्निटिव मैच्योरिटी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सेल्फ रेगुलेशंस, स्वनियमन, ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता, फोर्थ इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकार। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे किसी काम को करते करते खुद से ज़ोर से बात करते हैं या ज़ोर से बातें करें, खुद से ही बातें जो भी करें, इसे निजी बात, प्राइवेट स्पीच या निजी संवाद कहते हैं। वाइगोत्स्की का मानना है कि खुद से बात करना बच्चों के पागलपन या अपरिपक्वता नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम कैंसिल कर देंगे। मनोवैज्ञानिक विकार बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बातचीत का उपयोग करके बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार, सोच और कार्य को दिशा देने का काम करते हैं। आएगा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वैसे ही गलत है। फर्स्ट वन इज़ वाइगोत्स्की इसे बौद्धिक विकास और भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण और परिपक्व चरण मानते हैं, और परिपक्वता नहीं, ठीक है जी। आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चों के खुद से बात करने को जीन पियाजे ने, ये ऑप्शन ठीक है, पर ये जीन पियाजे के द्वारा है, ठीक है जी, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4, और ये कोई मानसिक बीमारी या विकार नहीं है, बल्कि बच्चे के सीखने का स्वाभाविक और सकारात्मक तरीका है। बच्चा कोई पागल नहीं है। बच्चा अगर अपने आप से बात कर रहा है, अपने आप को समझा रहा है, तो अपने आप के लिए ही अपने खुद के डेवलपमेंट कर रहा है। नंबर 29, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को नामांकित करना। एग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, योग्यता आधारित समूह विद्यार्थियों को विभाजित करना। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की ज़रूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का मेन मोटिव क्या है? मॉडर्न जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से बच्चों को पास या फेल करना, उनमें डर पैदा करना नहीं है मूल्यांकन का उद्देश्य, ठीक है। कि हमने नंबर दे दिए, बच्चे पास फेल हो गए, उनमें डर पैदा हो गया, नहीं। मूल्यांकन का मुख्य जो लक्ष्य है वो ये है कि बच्चा क्या और कितना सीख रहा है, उसे कहाँ समझने में प्रॉब्लम हुई, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम और कैसे अच्छे से समझा सकते हैं। जब शिक्षक, जो टीचर है, जब उसको बच्चे की ज़रूरत और आवश्यकताओं को सही पहचान हो जाती है, तो उसके जो लर्निंग प्रोसेस होगा उसमें चेंजेस लाएगा और उसको बच्चे को और अच्छे समझा पाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसलिए गलत है। बच्चे को नामांकित करना, उन पे औसत, तेज, कमज़ोर या टैग लगाना उनको बिल्कुल ही ईगो को हर्ट करेगा। बच्चा पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाएगा पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई से दूर भागेगा। सेग्रीगेशन, बच्चों की बुद्धि या अंक के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटना, कि ए ग्रेड वाले इसमें, बी ग्रेड वाले इसमें, नो, बिल्कुल नहीं। ये भी शिक्षण के खिलाफ है। ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने विद्यार्थी की पहचान करना। केवल रैंक या इनाम के लिए पढ़ना बाहरी प्रेरणा को बढ़ावा देता है, सिर्फ दिखावे के, इससे वास्तविक ज्ञान का निर्माण ही नहीं होगा। सिर्फ दिखाने के लिए बच्चे पास हो जाएंगे और समझने और सीखने पर कोई जोर ही नहीं देगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। विद्यार्थी की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करता है इवैल्यूएशन, ना कि बच्चे को डरपोक बनाता है पढ़ाई के लिए। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? हेरिडिटी ओनली, केवल आनुवंशिकता पर। इन्वायरमेंट ओनली, केवल पर्यावरण पर। नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, न आनुवंशिकता न पर्यावरण पर।
इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो करेक्ट ऑप्शन इज, जैसे आप क्वेश्चन से समझ गए, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हर बच्चा डिफरेंट है, उसके सोच, समझ, बोलने का तरीका, समझने का तरीका सब कुछ अलग है। ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है हमारे आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर। फेमस साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट वुडवर्थ। उनके हिसाब से जो हमारा मानव विकास है, डेवलपमेंट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है, यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट हेरिडिटी एनवायरनमेंट का गुणनफल है। ठीक है जी। इंडिविजुअल डिफरेंस ये क्यों होती है? बच्चा जैसे माहौल में या जैसा उसके जीन्स में, उसके जिस हिसाब से जो गुण आएंगे या जैसे माहौल में वो रहेगा वैसे ही वो सीखेगा। और विकास का कोई भी या डेवलपमेंट का कोई भी पहलू केवल एक कारक से, सिर्फ एक पॉइंट से डेवलपमेंट तय नहीं कर सकते। आनुवंशिकता या हेरिडिटी हमें क्षमताएं देती है और एनवायरनमेंट उन क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। विकास के मुख्य आधार स्तंभ है, बिना हेरिडिटी एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर। मिलते हैं CDP की नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की क्लास में।